चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। उनने ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां 1857 की क्रांति की वीरंगना की वीर गाथा को दोहरा जाती। और आज जिस वीरंगना की बात हम करने जा रहे हैं वह 19वीं सदी की आजाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की है। जय हिंद। आप देख रहे हैं अनसुनी आवाजों का सफर। इनका नाम आजादी के इतिहास के उन पन्नों से है जिसे अक्सर पलटा नहीं जाता है। बात उस समय की है जब पूरा विश्व 20वीं सदी में कदम रख रहा था, वहीं भारत गुलामी में जकड़ा हुआ गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का भरसक प्रयास कर रहा था। इसी समय एक लड़की का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत के खिकरा नगर में एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध व्यापारी शेर छज्जूमल के यहाँ होता है। यही वो समय होता है जिस समय उनके पिता का कारोबार कोलकाता में फल फूल रहा होता है। इसी कारण उनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता में ही होती है। छोटी उम्र से ही नीरा की रुचि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में थी और अपनी इसी रुचि के कारण वो आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो जाती है। उनके इन कारनामों को देखकर नीरा के पिता ने जल्द ही ब्रिटिश सेना अधिकारी श्रीकांत निरंजन दास, जो उस समय भारत में CID निरीक्षक के रूप में तैनात थे, से उनकी शादी करवा देते हैं, जो उनके हिसाब से एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था। लेकिन शादी के बाद भी नीरा का देश प्रेम कम नहीं होता है। उनका संघर्ष तब शुरू होता है जब इन्होंने अलग अलग पक्ष से लड़ना प्रारंभ किया और विभिन्न दलों से संबंध रखते थे। जब श्रीकांत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में आर्या की भागीदारी के बारे में पता चला, उन्होंने नेताजी के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश पे उससे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन नीरा कहाँ बताने वालों में से थी। एक दिन जब नीरा बोस से मिलने गई तो श्रीकांत ने उसका पीछा किया और मौका देखते ही बोस के ऊपर गोली चला दी। लेकिन वो गोली नेताजी को ना छू सकी और उनके मोटर चालक को जा लगी। नीरा, जो किसी तरह जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, ने श्रीकांत को यानी अपने पति को गोली मारकर हत्या कर डाली। नेताजी को पता चला कि नीरा ने अपने पति की हत्या कर दी है तो उन्होंने उसको नागिन बोल दिया था, ऐसा कहा जाता है। खैर, इस कृत्य के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा नीरा को अंडमान और निकोबार जेल में काले पानी की सजा दी गई। नीरा ने अपने जीवन की कुछ कहानियां एक उर्दू लेखिका फरहाना ताज के साथ साझा की थी। फरहाना ताज ने अपने उपन्यास में नीरा के दिल छू लेने वाली कहानियां लिखी थी। उनकी कहानियों के दिल छू लेने वाले हिस्सों में से एक उन्होंने बताया, मुकदमे के बाद आजीवन कारावास के लिए मुझे अंडमान भेज दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काला पानी फिरंगियों द्वारा उन वीर भारतीय क्रांतिकारियों को दिया जाता था जो अंग्रेजों को नींव कपा देते थे या ये सोचने के लिए मजबूर कर देते थे कि भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक ऐसी काल कोठरी थी जहां सभी कैदियों को छोटी छोटी कोठरियों में ठूस दिया जाता था और उनसे हर वो काम करवाया जाता था जिससे वो अपने प्राण त्यागने पर विवश हो जाएं। खैर, इसके बारे में कभी और बताऊंगा। आगे नीरा आर्या बताती हैं कि मेरे जैसे और भी औरतें थी जो अपनी सजा काट रही थी। ये महिलाएं भी राजनीतिक कैदी थी। मैं हमेशा चिंतित रहती थी कि समुद्र के बीच में एक अज्ञात द्वीप में रहते हुए मैं स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे भाग लूंगी। मैंने उस जेल में कितनी सद रातें बिना कंबल के गुजारा है। मेरे सर से लेकर पांव तक जंजीर से बंधे होते थे। लेकिन एक दिन की बात है, एक लोहार मेरे सेल में आता है और मेरे हाथ की जंजीरों को काटना शुरू कर देता है। उसने मेरे हाथ का कुछ मांस काट दिया था। मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने मेरे पैरों की बेड़ियां काटना शुरू की तो उसने मेरी हड्डियों पर भारी हथौड़े से 2-3 वार किए। यह बहुत दर्दनाक था। मैंने आहें भरी और दुखी हुई और उससे कहा, क्या तुम अंधे हो? तुमने मेरे पैरों पर 2-3 वार कर दिया है, यह मुझे बहुत दर्द दे रहा है। उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे दिल पर भी वार कर सकता हूँ और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि मैं वहाँ दासी थी, वो जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं गुस्से में थी और गुस्से में मैंने उसके मुंह पर थूका और उससे कहा कि महिलाओं का सम्मान करना सीखो।
जेलर जो यह सब घटना देख रहा था मेरे पास आया और पूछा, अगर आप हमें बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं तो हम आपको जाने देंगे। मैंने जवाब दिया, वही विमान दुर्घटना में मारे गए और यह बात सभी जानते हैं। दरोगा ने उत्तर दिया कि तुम झूठ इसलिए बोल रही हो क्योंकि वह अभी जीवित है। तब जेलर ने फिर मुझसे कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है वह? मैंने गुस्से में जवाब दिया कि वो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। जेलर ने गुस्से से कहा, यदि नेताजी उसके दिल में है तो उसको वहां से हटा दे। दरोगा ने मुझे गलत तरीके से छुआ और सारे कपड़े फाड़ दिए और लोहार को मेरे सीने की तरफ इशारा किया। लोहार ने तुरंत एक ब्रेस्ट रीपर लिया और मेरे दाहिने ब्रेस्ट को काटने के लिए दबाने लगा। जब वो उसे काट रहा था वह दर्द अपनी सारी हदें पार कर चुका था। जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ ली और कहा कि यदि मैं कभी किसी से बहस करूंगी वह मेरे दूसरे ब्रेस्ट भी काट देगा। जेलर ने मुझे वहां पर चिमटी से भी मारा और कहा कि हमारी महारानी विक्टोरिया का शुक्र है कि यह ब्रेस्ट रीपर गर्म नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह जेल से बाहर निकली और इतना कष्ट झेलने के बाद, अपना सर्वस्व खत्म करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन हैदराबाद में फूल बेच के बिताया। यहाँ तक कि उनकी कुटिया को भी बाद में भारत सरकार ने तोड़ दिया। सरकार का दावा था कि उनकी झोपड़ी सरकारी जमीन पर बनी है। 26 जुलाई 1998 को वह हर भारतीय को एक संदेश देकर दुनिया से विदा हो गए। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि एक वीरांगना जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया देश के लिए, उनके जीवन का अंत इस प्रकार हुआ? और वो नेता जो जेल में बैठ के अपनी जीवनी लिख रहे थे, आज सब उनको जानते हैं, मानता है, पूजता है, लेकिन जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्होंने अपना जीवन फूल बेचकर बिताया। जब इन कहानियों को पढ़ता हूँ दिल मचल के रह जाता है, हृदय वेदना से भर जाता है। क्या स्वतंत्र भारत में अपने अंतिम दिनों में वह इतनी की हकदार थी? हर बार की तरह एक प्रश्न आपके सामने छोड़ जाता हूँ, विचार कीजिएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।